ब्रेट एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में इंग्लिश के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हम लोगों का आज का टॉपिक है सेंटेंस। बेसिकली हम लोग इस क्लास को डेडिकेट करेंगे सेंटेंस के काइंड्स को लेके। मैं पहले से ही आपसे ये कहता आ रहा हूँ कि टर्मिनोलॉजी की जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टर्म्स जानना चाहिए हम लोगों को। हम लोग अब यहाँ तक के क्लास में जो आए हैं, इतना तो अब जान ही चुके हैं कि सेंटेंस क्या होता है। अब अगली पहल हमारी ये होगी कि ये जो पर्टिकुलर आपके पास दिया गया सेंटेंस है, ये किस टाइप का सेंटेंस है, आपको ये पता लगाना जरूरी होगा। ताकि ढेर सारे आप ग्रामर के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा और ढेर सारे कंसेप्ट आपको हेल्प करेंगे। तो यहाँ हम लोग आज पढ़ेंगे सेंटेंस कितने काइंड्स के होते हैं, और कोई भी सेंटेंस अगर हमारे सामने हो तो हम कैसे पता लगाएं ये किस टाइप का सेंटेंस है। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। हम लोग इस पे चर्चा पहले कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी यहाँ जरूरत है तो मैं आपको हिंट कर दूं। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट आपको सब्जेक्ट कहलाता है और एक पार्ट आपको प्रेडिकेट कहलाता है। अगर आप एक एग्जाम्पल ले, ही रीड्स, ये आपका क्या है? सेंटेंस है। क्यों कहेंगे इसको सेंटेंस? आप स्टार्टिंग से देखिए, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26। उन लेटर्स का अगर आप मीनिंगफुल ग्रुपिंग करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड। यानी लेटर से हमारा क्या प्रिपेयर होता है? वर्ड। और वर्ड से हमारा क्या प्रिपेयर होता है? फ्रेज, क्लाउज और सेंटेंस। और आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? सेंटेंस के बारे में। तो किसी भी सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको क्या देखना होगा? पहले वर्ब। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपका वर्ब क्या है? रीड्स। तो ये आपका प्रेडिकेट कहलाया और ये आपका सब्जेक्ट कहलाया। डिटेल में हम लोग इसकी चर्चा लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अब वहां पे इसको ठीक से देख सकते हैं। तो पार्ट्स हम लोग समझ चुके हैं। हम लोग आते हैं अब काइंड्स पे। तो सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लामेटरी और ऑब्जेक्टिव। फिर इसके भी कुछ काइंड्स होते हैं। अगर आप असर्टिव में आइएगा तो असर्टिव के 2 काइंड्स। असर्टिव के जो आपके काइंड होंगे, एक होंगे एफर्मेटिव और एक होंगे आपके निगेटिव, जिसको कि आप पॉजिटिव और निगेटिव कह के भी काम चला सकते हैं। अगर आप इंट्रोगेटिव पे आते हैं तो आपका एक होगा यस नो और एक होगा WH इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव। तो इस तरह से टोटल आपके कितने सेंटेंसेज हुए यहाँ पे? 5। तो हमारा इस चीज को पढ़ने का ध्येय ये है कि हमारे सामने कोई भी सेंटेंस अगर आए तो हम पता कर पाए कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस किस टाइप का है। पूरे का पूरे, अगर जैसे आपके पास कोई सेंटेंस आता है तो सबसे पहले आप ये तो देख ही लीजिएगा कि ये वर्ड्स का एक ग्रुपिंग है तो सेंटेंस कहलाएगा। पार्ट्स क्या होंगे? सब्जेक्ट, प्रेडिकेट आप कर लीजिएगा। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये पता कर पाएंगे कि ये दिया गया सेंटेंस किस टाइप का है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आप देखिए, आप कोई भी सेंटेंस अगर लिखते हैं तो किसी ना किसी पर्टिकुलर पंक्चुएशन मार्क्स का आप इस्तेमाल करते हैं, पंक्चुएट करते हैं आप उसको। कहीं फुल स्टॉप लगाते हैं, कहीं क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, कहीं और सारे चीजों का आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो फिक्स है कि हमारा जितने टाइप का सेंटेंस है ये कुछ ना कुछ पंक्चुएशन मार्क्स लेता ही होगा। तो पहले हम लोग इसको अगर देखें तो असर्टिव जो है आपका ये फुल स्टॉप लेता है, इंट्रोगेटिव जो है आपका ये क्वेश्चन मार्क लेता है, इंपरेटिव जो है ये आपका फुल स्टॉप लेता है, एक्सक्लामेटरी जो है ये आपका एक्सक्लामेशन लेगा, और ऑब्जेक्टिव जो है ये आपका एक्सक्लामेशन लेगा। तो अब आप आइए, आपके पास कोई पर्टिकुलर सेंटेंस आया, पूछा गया आपसे सवाल कि आप बताइए ये किस टाइप का सेंटेंस है। जरूरत क्या है? जरूरत है क्योंकि आप सेंटेंस जो लिख रहे हैं तो अलग अलग सेंटेंस आपको अलग अलग मीनिंग देगा। तो क्या मीनिंग आप देना चाहते हैं उसके हिसाब से आप सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं। और ग्रामर के कुछ चैप्टर्स को जब आप पढ़ेंगे, रिपोर्टेड स्पीच पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, तो वहां आपको पता लगाना होगा कि ये दिया गया सेंटेंस किस टाइप का सेंटेंस है। तो मीनिंग तो चाहिए हम लोगों को। तो कैसे पता लगाएंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क्स क्या है। तो आप देखिए,
असर्टिव का पंक्चुएशन मार्क्स क्या होता है? फुल स्टॉप। और असर्टिव का ही 2 टाइप होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव, तो उसमें भी पंक्चुएशन मार्क्स क्या होगा? फुल स्टॉप। नेक्स्ट आपका क्या है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? ये इंट्रोगेशन क्वेश्चन का मार्क होगा। इसके टाइप क्या होते हैं? यस नो इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव, या आप इसको यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन भी कर सकते हैं, तो उसका भी ये क्या होगा? इंट्रोगेशन का। इंपरेटिव में क्या आएगा? फुल स्टॉप। एक्सक्लामेटरी में क्या आएगा? एक्सक्लामेशन। ऑप्टेटिव में क्या होगा? एक्सक्लामेशन। इसको हम लोग एक्सक्लामेशन का साइन करते हैं, एक लाइन खींच दीजिए और फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे आइए, अगर किसी सेंटेंस का लास्ट आप देखिए उसमें पंक्चुएशन मार्क्स फुल स्टॉप है, तो हम इतना तो कंफर्म हो जाएंगे, या तो वो असर्टिव होगा, नहीं तो वो इंपरेटिव होगा। अब इसी दो में से हम लोगों को सेलेक्ट करना होगा। अगर आपको क्वेश्चन मार्क आता है तब तो खैर कोई डाउट है ही नहीं, वो क्या होगा? इंट्रोगेटिव होगा। अगर एक्सक्लामेशन आता है तो आप क्या कहिएगा? या तो एक्सक्लामेटरी होगा, नहीं तो ऑप्टेटिव होगा। तो इस तरह से हमारी संख्या कम हो जाएगी। अब हम लोगों को क्या होगा? आउट ऑफ 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ये कौन सा आएगा। तो कुछ सुविधा तो आपको ये पंक्चुएशन मार्क्स दे देगा। अब पंक्चुएशन मार्क्स के अलावा इसका अपना अपना, हर एक सेंटेंस का अपना अपना कंस्ट्रक्शन होता है, अपना अपना एक पैटर्न होता है, तो फिर उसके तहत हम लोग वहां में से चुन लेंगे कि कौन सा होगा। अब आप आइए जरा हम लोग असर्टिव की चर्चा करते हैं। तो बेसिकली हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं असर्टिव सेंटेंस। ये प्लेन होता है। सेंटेंस के पैटर्न में हम लोग पढ़े थे कि सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, इतना तो होगा ही होगा। तो प्लेन जो आप सेंटेंस लिखते हैं, जैसे आप वहां पे देख लीजिए, ही रीड्स आपको लिखा हुआ है, ये एक आपको प्लेन सेंटेंस है क्या? लास्ट में आपको फुल स्टॉप है। पैटर्न आपका क्या है? सब्जेक्ट है और वर्ब है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? असर्टिव कहेंगे। इसी में अगर आपको कहा जाए, सबसे पहले अगर आपके पास ये सवाल आए कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, तो आप कहेंगे कि ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। इसी में सवाल उठे कि असर्टिव का तो भाई अफर्मेटिव और निगेटिव होता है, तो आप बताइए अफर्मेटिव है या निगेटिव है? तो नोट नहीं, नोट का ट्रेस नहीं होना चाहिए सेंटेंस में। किसी ऐसे शब्द का आप इस्तेमाल ना करें जिससे नोट का मीनिंग आए, तो आप उसको क्या कहेंगे? अफर्मेटिव। तो उसको आप क्या कहेंगे? अफर्मेटिव। और इसी का निगेटिव बना के अगर हम लोग लिख दें ही डज नॉट गो, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं अपने पिछले क्लास में कि कैसे निगेटिव बनाते हैं, क्योंकि ये रीड्स क्या है? V5 है, और V5 का निगेटिव आप कैसे बनाते हैं? डज नॉट गो करके। तो यहाँ चूंकि नोट आ गया तो ये आपका हो गया निगेटिव। तो इस 2 एग्जाम्पल को अगर हम लोग ध्यान दें, ही रीड्स ये भी आपका असर्टिव सेंटेंस, ही डज नॉट गो ये भी आपका क्या है? असर्टिव सेंटेंस। अब इसमें आप क्या कीजिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि अफर्मेटिव है कि निगेटिव है, तो ऊपर वाला क्या होगा? आपका अफर्मेटिव होगा, नीचे वाला क्या होगा? निगेटिव होगा। आप यहाँ गो की जगह पर रीड ही कर दीजिए तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो आपका रीड का है, तो यहाँ भी सेम सेंटेंस आपको समझ में आ जाएगा। तो इन दोनों को हम असर्टिव तो कह ही सकते हैं, और असर्टिव में अगर बात आए कहने की अफर्मेटिव और निगेटिव की, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? अफर्मेटिव कहेंगे, और इसको निगेटिव कहेंगे। अब आप आइए फिर फुल स्टॉप वाले में, इंपरेटिव में ही, क्योंकि दोनों में फुल स्टॉप आ रहा है तो दोनों हम लोगों को कंफ्यूज करेगा। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत बेसिकली वर्ब से होती है, V1। जैसे हम लोग एग्जांपल लें, गो फुल स्टॉप, ये आपका एक सेंटेंस हो गया। तो फुल स्टॉप यहां भी है, ही रीड्स, या आप ही डज नॉट रीड लिख रहे हैं, वहां भी फुल स्टॉप है। तब इन सेंटेंस में आपको कहा जाए, जैसे हम लोग लेते हैं ही रीड्स और गो, कहा जाए बताइए ये किस टाइप का सेंटेंस है भाई, तो हम लोग क्या देखें? फुल स्टॉप है, तो या तो असर्टिव होगा, नहीं तो इंपरेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? असर्टिव हो जाएगा। इसकी शुरुआत V1 से ही होती है, गो आपका क्या है? V1। तो अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत V1 से ही हो तो उसको हम लोग कहते हैं इंपरेटिव। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत V1 से ही हो तो उसको हम लोग कहते हैं इंपरेटिव। अब ये सवाल पूछा जाए कि इसका सब्जेक्ट क्या है, तो इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है यू, YOU, यू, जो कि क्या होता है? हिडन होता है, छिपा हुआ होता है, जिसको लिखने की या बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट आपसे पूछा जाए तो वो आपका होता है, आप कहिएगा यू। और ये स्टार्ट किससे होता है? V1 से होता है, तो इसको हम लोग कौन सा सेंटेंस कहेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। और अगर आप इसी का निगेटिव बनाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? डू नॉट गो, क्योंकि V1 का निगेटिव हम लोग कैसे बनाते हैं? डू नॉट से। हम लोग चर्चा इसका कर ही चुके हैं। तो ये आपका हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। अब एक इंपरेटिव सेंटेंस से क्या पता चलता है? तो इंपरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर पता चलेगा, आप किसी को ऑर्डर दीजिएगा। इंपरेटिव सेंटेंस से रिक्वेस्ट पता चलेगा, आप किसी से रिक्वेस्ट कीजिएगा। इंपरेटिव सेंटेंस से एडवाइस पता चलेगा, आप किसी को सलाह दीजिएगा। इंपरेटिव सेंटेंस से सजेशन पता चलेगा, आप किसी को सुझाव दीजिएगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस इन सारे मीनिंग को बताता है। जैसे आप कहते हैं प्लीज कम हियर, एक बात तो कॉमन है कि शुरुआत V1 से ही होगी,
प्लीज कम हियर या कम हियर प्लीज, ये आपका क्या करेगा, रिक्वेस्ट। इंपरेटिव सेंटेंस में आपको यहां समझना पड़ेगा कि ये दिया गया पर्टिकुलर सेंटेंस आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, और ये जो इंपरेटिव सेंटेंस है ये क्या मीनिंग बता रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए, तब आप अपने आगे का काम इसके बेस पे कर सकते हैं। क्योंकि आप जहां पे वॉइस चेंज की बात करते हैं या रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हैं या आप खुद भी लिखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, तो आपको पता करना पड़ेगा। जैसे आप कहते हैं प्लीज गो देयर, तो ये पता करना पड़ेगा कि ये किस टाइप का सेंटेंस है भाई, तो इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में ये क्या मीनिंग आपको बता रहा है, तो आप प्लीज लगाए हैं ना, तो रिक्वेस्ट हो जाएगा। यहां पे एक बात मैं आपको, आगे भी हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात मैं यहां आपको बता दूं, आप जब सेंटेंस में प्लीज का इस्तेमाल करें या काइंडली का इस्तेमाल करें तो दोनों से आप रिक्वेस्ट बताते हैं। अगर आप किसी सेंटेंस में प्लीज का इस्तेमाल करते हैं या काइंडली का इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट बता रहे हैं। तो जब आप प्लीज और काइंडली का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, इन दोनों में से किसी भी एक का आप एक बार कर सकते हैं, तो फिर वैसे सेंटेंस में आप रिक्वेस्ट का इस्तेमाल नहीं करें। जैसे कभी कभी हम लोग लिख देते हैं, या आप कहीं देखिएगा, काइंडली यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, काइंडली यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, तो काइंडली का आप इस्तेमाल कर ही रहे हैं, तो काइंडली का यूज करना ही ये बता देता है कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर आप सेंटेंस में रिक्वेस्ट का इस्तेमाल कर दे रहे हैं, तो ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन हो जाता है। हम लोग कभी सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन पे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जरा देख लेते, ये गलत हो जाता है। और चूंकि बोलचाल की भाषा में हम लोग इतने हैबिचुएटेड हो जाते हैं कि इस तरह के एक्सप्रेशन का हम लोग इस्तेमाल करते ही रह जाते हैं। जैसे कुछ और एग्जांपल्स लीजिए, हम लोग कहते हैं कि इन चीज़ों को मैंने अपनी आंखों से देखा, हम लोग कहते हैं कि इन चीज़ों को मैंने अपनी आंखों से देखा, तो चूंकि देखने का काम करते ही तो हम लोग आंख से हैं, तो फिर ये बोलने की आवश्यकता नहीं। तो इतने बड़े, इतने कॉमन सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करते आ रहे हैं, तो ये क्षम्य नहीं है। फॉर्मल इंग्लिश में अगर आप किसी एग्जाम का पेपर लिख रहे हैं या फॉर्मली कहीं टॉक कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये चीज़ क्षम्य नहीं है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल आपको सीखना पड़ेगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस आप समझ गए। अब आप आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझने में तो कोई समस्या नहीं भाई, उसमें होगा और क्या होगा, केवल इंट्रोगेशन का साइन होगा। तो किसी भी सेंटेंस में आपको इंट्रोगेशन का साइन अगर हो जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ये बात तो तय हो गई। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप का होता है, आपको यस नो होता है और WH। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल अगर हम लोग लिख लें, आर यू रेडी, इसमें आप देखिए यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेशन का साइन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होएगा। यस नो क्यों होगा भाई, क्योंकि ये वर्ब से स्टार्ट है। हम लोग इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यस नो उसको कहते हैं जो वर्ब से स्टार्ट होता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। क्या आप रेडी हैं, या तो आप यस बोलिएगा या तो नो बोलिएगा, तो इसको आप कहिएगा यस नो। दो तरीके से आप इसको पकड़ सकते हैं। ये वर्ब से स्टार्ट होता है, वर्ब के बारे में पूरी जानकारी हम लोग कर चुके हैं। आप हमारे क्लास के सारे लास्ट एक सिलसिलेवार तरीके से अगर आप देखते हैं तो किसी भी पैटर्न को, किसी भी कंसेप्ट को समझने में मुझे आशा है कि कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। फिर भी अगर होती है तो आप सवाल पूछिए हमारे कमेंट बॉक्स में, हम प्रयास करेंगे आपको कन्विंस करने का और आपके कंसेप्ट को और भी ज़्यादा ग्रो करने का। तो आर यू रेडी आपका यस नो हो गया। WH में आप यहां लिख दीजिए वेयर आर यू गोइंग। तो बस कुछ हम लोगों ने नहीं किया, इसके पहले WH वर्ड लगा दिया, तो ये हो गया WH क्वेश्चन। क्यों कहते हैं इसको WH क्वेश्चन, क्योंकि ये WH वर्ड से स्टार्ट होता है। इसी में यहां पे आप WH वर्ड लगा दीजिए बस, और इसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते। वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो, आप यस या नो में नहीं कहिएगा, कम से कम एक वर्ड तो आप बोलिएगा ही किस जगह पे जा रहे हैं। सेंटेंस भी आपको बोलना पड़ सकता है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं WH क्वेश्चन। आपको जानना पड़ेगा, आप अगर आप रिपोर्टेड स्पीच बनाने की बात करते हैं तो आपको पकड़ना पड़ेगा कि ये दिया गया पर्टिकुलर सेंटेंस क्या है भाई, तो इंट्रोगेटिव है। अब आप इंट्रोगेटिव में बताओ कि क्या है, यस नो है या WH है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा, तब जाके आप वहां पे उस चैप्टर्स को समझ पाइएगा। कुछ बड़े बड़े चैप्टर्स की जो हम लोग बात करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन, ढेर सारे चैप्टर्स की बात करते हैं, तो उन चैप्टर्स को समझने में जो समस्या होती है पर्टिकुलर, वो उस चैप्टर्स की समस्या नहीं होती, पीछे का जो हम लोगों का बेसिक कंसेप्ट होता है जिसको कि हम लोग अवॉइड करके चलते चले जाते हैं, और वो वहां पे हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाता है। इसलिए हम लोगों ने जो इंग्लिश लैंग्वेज का क्लास स्टार्ट किया, उसमें हमारा प्रयास ये है कि उस चैप्टर पे आने से पहले पीछे के बेसिक कंसेप्ट से हम लोग रूबरू हो जाए, ताकि वहां पे एक बार अगर हम उस कंसेप्ट को रिव्यू कर दें तो आपके समझ में आ जाए। और अगर आप पहले से प्रिपेयर हैं इन सारे टर्म्स, इन सारे कंसेप्ट्स के साथ, तो वहां पे आपको कोई भी समस्या नहीं होगी।
तो ये आपका क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब थोड़ा सा आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहां पे आप समझिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, ये आपका देखिए वर्ब है और ये आपका देखिए सब्जेक्ट है। हम लोग कुछ नहीं करते इंट्रोगेटिव में, हम लोग वर्ब को पहले लाते हैं। किसको लाते हैं, वर्ब को पहले। ये आर पहले है, यू बाद में। ये आर किसके हिसाब से आया है, तो ये आर आपके यू के हिसाब से आया है। ये आर जो है किसके हिसाब से आया है, तो ये यू के हिसाब से आया है। और हम लोग इस ऑर्डर को केवल चेंज किए हैं कि वर्ब हमारा पहले आया है और सब्जेक्ट हमारा क्या आया है, बाद में आया। बस यही ऑर्डर हम लोग बदले हैं। और WH क्वेश्चन में क्या किए हैं, बस वही ऑर्डर है, केवल उसके जस्ट पहले आप क्या किए, WH वर्ड का इस्तेमाल हम लोग कर दिए। ये आपको यहां से थोड़ा सा एक चीज आप और समझिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेकर थोड़ी सी चर्चा हम लोग और कर लें। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं स्ट्रक्चरली इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीनिंग के हिसाब से होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सिमेंटिकली इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या डिफरेंस है दोनों में भाई, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आएगा आपको स्ट्रक्चर के साथ इंट्रोगेटिव आएगा, मीनिंग तो आएगा ही आएगा। और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आपका आता है वो आपका स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं आएगा, लेकिन मीनिंग के हिसाब से तो आएगा ही आएगा। ये दोनों में डिफरेंस है, और बाकायदा हम लोग लिखने पढ़ने में इसकी थोड़ी सी गलती करते हैं। आइए सीखते हैं कैसे ये होता है। जैसे आप इस ऑर्डर को समझिए, जैसे एक एग्जांपल हम लोग लिखे, डू यू नो वेयर ही गोज। आप इस सेंटेंस को समझिए, डू यू नो वेयर ही गोज, क्या आप जानते हैं वह कहां जाता है। अब आप जरा समझिए, इसको जरा ब्रेक कीजिए, तो यहां पे आपका एक सेंटेंस है और यहां पे आपका एक सेंटेंस है। आप देखिए ये आपका यहां से यहां तक इंट्रोगेटिव है, क्योंकि वर्ब पहले आया है, सब्जेक्ट बाद में आया है। ये सब्जेक्ट ही बता रहा है कि यू के साथ क्या लगता है, V1 लगता है, जो कि आपका डू है। तो यहां तक आपका एक काम खत्म। उसके बाद फिर आपका एक सेंटेंस है वेयर ही गोज। तो यहां हम लोगों ने देखा कि WH वर्ड जब आता है तो उसके बगल में आप क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। लेकिन यहां तो सीधा सीधा वही बन गया, WH वर्ड आ गया, वर्ब सब्जेक्ट आ गया, और उसके साथ आप V5 लगाते हैं, सीधा सीधा आ गया। तो ये जो यहाँ पे वेयर ही गोज बना है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मीनिंग तो दे रहा है, लेकिन ये स्ट्रक्चर के हिसाब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। अगर पहले से आपके पास ये सेंटेंस इस तरह का है और फिर बाद में आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर कल्पना करते हैं, तो ये केवल इंट्रोगेटिव का मीनिंग देगा, इंट्रोगेटिव का ये स्ट्रक्चर नहीं लेगा। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग सेमांटिकली इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जो केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आपको मीनिंग दे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं दे। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का 2 काइंड्स हम लोग और कर सकते हैं, स्ट्रक्चरली इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड सेमांटिकली इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा होगा जो स्ट्रक्चर भी देगा और मीनिंग भी देगा, और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा होगा जो केवल मीनिंग देगा, स्ट्रक्चर आपको नहीं देगा। तो जब आप बड़े सेंटेंस की कल्पना करते हो तो स्टार्टिंग से आप जिस सेंटेंस को लिख रहे हैं सो लिखिए, लास्ट में अगर आपको ऐसा लगता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न बन रहा है, तो आप उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के पैटर्न में नहीं लाएं, आप केवल लिख दे, इसी तरह से मीनिंग आपका आ जाएगा। आप सीधा लिखिए, WH वर्ड लिखिए, फिर सब्जेक्ट लिखिए, फिर वर्ब लिखिए, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। इसी चीज का यूज रिपोर्टेड स्पीच में लोग करते हैं, हम लोग वहां भी इसको क्लैरिफाई करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस हम लोग रूबरू हो ही चुके हैं। आप आइए एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव में। एक्सक्लामेशन का साइन अगर से किसी सेंटेंस में आपको मिले, चाहे सेंटेंस में एक वर्ड लिखा रहे उसके बाद एक्सक्लामेशन का साइन ले दे, पूरा सेंटेंस लिखा हुआ रहे उसमें लास्ट में एक्सक्लामेशन का साइन दे दे, तो एक्सक्लामेशन का साइन जो ही दिया हम लोग समझ गए, या तो एक्सक्लामेटरी या तो ऑप्टेटिव। तो पंक्चुएशन के बेस पे जब आप सेंटेंस को बाइफरकेट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो आपके लिए थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है। जहां आप बात कर रहे थे 5 सेंटेंस में, आप जो ही पंक्चुएशन मार्क्स को पकड़ते हैं तो ही आप 1 या 2 सेंटेंस पे आ जाते हैं, तो हमारा काम सस्ता हो जाता है। एलिमिनेट करके हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग पढ़ते होंगे, लोग उनको सुझाव भी देते हैं कि जब आपके पास 4 या 5 ऑप्शन हो, अगर आप थोड़े से डाउट में, तो आप एलिमिनेट कीजिए। एलिमिनेशन अगर आप कर देते हैं, 2 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, तो बचा क्या 2। अब आपको पूरी माथा 25 2 पे ही करनी है। तो उसी तरह से अगर आप किसी सेंटेंस के काइंड की बात करते हैं तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पंक्चुएशन मार्क्स आप देखिएगा तो वो आपको एलिमिनेट कर देगा। आ गए अब हम लोग 2 पे, एक्सक्लामेटरी या ऑप्टेटिव, तब दोनों को समझे। एक चीज आप याद कीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग पढ़े थे कि इंटरजेक्शन जो हमारा होता है वो क्या करता है, एक्सक्लामेशन का साइन लेता है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जो आपको होगा वो या तो एक इंटरजेक्शन आ जाएगा। क्या क्या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आ सकता है आप जरा देखें।
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आपको एक इंटरजेक्शन आ जाएगा, तो इंटरजेक्शन आ जाएगा तो एक्सक्लामेशन का साइन आ जाएगा, फिर आपको आगे सेंटेंस लिख देगा, तो वो भी आपका एक्सक्लामेटरी कहलाएगा। पहली बात। दूसरी बात, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की शुरुआत हम लोग व्हाट से भी कर सकते हैं और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की शुरुआत हम लोग हाउ से भी कर सकते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में 3 बातों का ध्यान रखना है, या तो वो इंटरजेक्शन से उसकी शुरुआत होगी और फिर आगे प्लेन सेंटेंस आपका चलेगा। तो इंटरजेक्शन का इस्तेमाल होगा तो बगल में एक्सक्लामेशन का साइन लगा देगा, हम लोग समझ जाएंगे कि एक्सक्लामेटरी है। जैसे हम लोग कहेंगे अलास, एक्सक्लामेशन का साइन, माई कैट इज डेड। अलास, एक्सक्लामेशन का साइन, माई कैट इज डेड, तो डेड के बाद फुल स्टॉप लगा दिया। इंटरजेक्शन का इस्तेमाल किया, एक्सक्लामेशन का साइन लगाया, तो ये आपका हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की शुरुआत आप व्हाट से भी कर सकते हैं और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की शुरुआत आप हाउ से भी कर सकते हैं। तो सवाल यहां है, आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आइए, WH वर्ड व्हाट और हाउ से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हम लोग स्पेशलिटी देखें तो WH इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। तो डिफरेंस क्या है, अगर आप व्हाट या हाउ से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आपको वर्ब देना पड़ेगा, लेकिन आप व्हाट और हाउ से अगर इंट्रोगेटिव एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनाते हैं तो बगल में वर्ब नहीं आएगा, पहला। दूसरा, आप जब सेंटेंस लास्ट कीजिएगा तो वहां साइन के रूप में, पंक्चुएशन मार्क्स के रूप में एक्सक्लामेशन का साइन आएगा, इंट्रोगेशन का साइन नहीं आएगा, तो ये आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेगा। जैसे हम लोग लिखेंगे व्हाट एन आइडिया इट इज, हम लोग बोलचाल में व्हाट एन आइडिया और एक्सक्लामेशन का साइन लगा कर वहां तक ही छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप पूरे सेंटेंस की कल्पना करें तो लिखना पड़ेगा व्हाट एन आइडिया इट इज, एक्सक्लामेशन का साइन। तो ये आपका क्या हो गया भाई, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। हाउ ब्यूटीफुल शी इज, एक्सक्लामेशन का साइन। और व्हाट और हाउ से जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां आप देख सकते हैं कि व्हाट के जस्ट बगल में आपका नाउन आता है, व्हाट एन आइडिया। आप यहां पे देखिए आर्टिकल का भी कंसेप्ट, सारे चैप्टर से एक दूसरे से क्रॉस है। व्हाट एन आइडिया आप जो लिख रहे हैं तो व्हाट के बगल में आपका नाउन आ रहा है आइडिया, और चूंकि ये आइडिया को आर्टिकल एन चाहिए तो यहां पे एन आ रहा है, ये ऑर्डर होगा इसका। और हाउ का जब आप इस्तेमाल कीजिएगा तो हाउ के बगल में आपको एडजेक्टिव देना पड़ेगा, फिर आप आगे दीजिए। तो खैर इस चीज की हम लोग नए फार्मूला में आर्टिकल के तहत जब हम लोग जाएंगे तो कर लेंगे, यहां पे आप समझिए। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की बात कैसे हो गई भाई, एक्सक्लामेशन का साइन होगा तो आप समझ जाइएगा या तो एक्सक्लामेटरी या तो ऑप्टेटिव। उसमें आपको क्या क्या हो सकता है, तो पहला इंटरजेक्शन आएगा, एक्सक्लामेशन का साइन आएगा, प्लेन सेंटेंस होगा, आप कह सकते हैं एक्सक्लामेटरी है। दूसरा, व्हाट से उसकी शुरुआत होगी, हाउ से उसकी शुरुआत होगी, और आपको ज्यादा नहीं समझना, व्हाट या हाउ से सेंटेंस की शुरुआत हुई और आप देखें कि सेंटेंस के लास्ट में पंक्चुएशन मार्क्स क्या दे रहा है, तो एक्सक्लामेशन दे रहा है, तो दैट्स व्हाई वो क्या कहलाएगा आपको एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी इसके बाद एक्सक्लेम, एक सरप्राइज की भावना आती है। और अब आप आइए ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में भी आपका ये एक्सक्लामेशन का साइन होगा, और ऑप्टेटिव की शुरुआत बेसिकली ऐसा नहीं कि सब, लेकिन में से होता है, और इससे आपको मीनिंग जो होता है कर्स का पता चलेगा, ब्लेस का पता चलेगा, प्रे का पता चलेगा। जैसे अगर हम लोग लिखिए मे गॉड ब्लेस यू, एक्सक्लामेशन का साइन, तो ये आपका क्या होगा ऑप्टेटिव। तो आप देख सकते हैं जिस तरह के सेंटेंस की कल्पना हम लोग एक्सक्लामेटरी में कर रहे हैं, वैसे सेंटेंस की कल्पना ऑप्टेटिव में नहीं है। इसमें हम किसी के लिए ब्लेस करेंगे, किसी के लिए कर्स करेंगे, किसी का अच्छा चाहेंगे, किसी का बुरा चाहेंगे, तो वो ऑप्टेटिव होगा। और एक्सक्लामेटरी में एक सरप्राइज का सेंस होगा, ऐसा भी हो सकता है व्हाट एन आइडिया। व्हाट एन आइडिया कहने से हमारा क्या मतलब होता है, व्हाट एन आइडिया कहने से हमारा ये मतलब होता है कि ऐसा आइडिया हो नहीं सकता, क्या ऐसा भी आइडिया हो सकता है। तो ये इस तरह की हम लोग कल्पना करते हैं, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का यूज हम लोग करते हैं। तो इस तरह से मुझे अब लगता है कि पर्टिकुलर दिए गए सेंटेंसेज में से आप फाइंड आउट कर लीजिएगा कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, और ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप जब भी बोलिएगा तो वर्ड्स बोलते हैं, और एक दो वर्ड तो आप कभी बोलते नहीं, बोलना तो आपको सेंटेंस ही पड़ता है, और सेंटेंस में आपको पता लगाना पड़ेगा किस टाइप का सेंटेंस है। तो एक बार हम लोग रिव्यू करें तो असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप आएगा, इंपरेटिव में भी फुल स्टॉप आएगा, इंट्रोगेटिव में तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, क्वेश्चन मार्क आएगा, एक्सक्लामेटरी में एक्सक्लामेशन का साइन आएगा, और ऑप्टेटिव में आपको एक्सक्लामेशन का साइन आएगा। प्लेन सेंटेंस अगर आपको देखे तो आपका ये असर्टिव, V1 से अगर स्टार्ट हो फुल स्टॉप वाला तो आपका ये इंपरेटिव, क्वेश्चन मार्क आए तो कहिए इंट्रोगेटिव, एक्सक्लामेशन का साइन आए और इसमें अगर सरप्राइज की बात आपको पता चले तो आप कहिए एक्सक्लामेटरी, और अगर आपको ब्लेस पता चले, कर्स पता चले, प्रे पता चले, यानी एक लाइन में आप कहें अगर कोई किसी का अच्छा सोच रहा है या कोई किसी का बुरा सोच रहा है, मे यू डाई, मे गॉड ब्लेस यू, कोई अच्छा सोच रहा है या कोई बुरा सोच रहा है, तो आप वैसे केस में कहिएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस
होती है। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस की कल्पना किए। नई चीजों में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक चीज और पढ़े, स्ट्रक्चरली इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड सेमांटिकली इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, जो स्ट्रक्चर तो आएगा तो मीनिंग तो आना ही है, और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा जो कि स्ट्रक्चर नहीं आएगा, केवल उसका मीनिंग आएगा। और इसी चीज का, इसी पैटर्न की बात हम लोग करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, जब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। पहले से आप पढ़े होंगे तो इस कंसेप्ट को वहां पे आपको रिलेट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि टर्मिनोलॉजी की हम बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि 10-20 वीडियो बनाने के बाद हम अपने वो पैटर्न से भटक गए हैं और कुछ कुछ पे आ रहे हैं, नहीं, टर्मिनोलॉजी की ही बात कर रहे हैं। हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के टर्म्स को ही समझने का प्रयास कर रहे हैं। आपके पास कोई नया सेंटेंस आता, पूछा जाता है ये किस टाइप का सेंटेंस आता, और आप पता करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो एक टर्म हमने सीखा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हम लोग टर्म्स की ही जानकारी क्यों संजो रहे हैं, और इन छोटे छोटे टर्म्स की जानकारी अगर हमारे पास पहले से आ जाती है तो बड़े बड़े चैप्टर्स को पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती। हम लोग देखेंगे कि हर एक चैप्टर, चूंकि कुछ चीजों को हम लोग चैप्टर्स के थ्रू ही पढ़ेंगे, तो कुछ चैप्टर्स में हम लोग ये चीज देखेंगे कि इस चैप्टर में तो फॉर्मूला के नाम पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में इतने ही फॉर्मूला हैं। तो आखिर बुक्स में, इस चैप्टर में, बुक्स की बुराई नहीं कर रहा हूं, हकीकत बयां करवा रहा हूं, क्योंकि हम लोग सारे लोग तो बुक से ही पढ़ते हैं। तो जैसे अभी आपको इस पार्ट्स में सब्जेक्ट प्रेडिकेट की चर्चा पहले कर चुके थे, फिर भी यहां आपको सबको एक जगह लाने के लिए हम आपको यहां पे बताएं। तो बुक्स वाले भी, ऑथर भी यही चाहते हैं कि जो पीछे आप पढ़ चुके हैं, जितनी ज्यादा जरूरत इस पर्टिकुलर चैप्टर की है, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर भी चुके हैं, पिछले चैप्टर्स में पढ़ भी चुके हैं, तो उसकी चर्चा वो लोग वहां कर देते हैं। लेकिन अगर आप पहले से इन सारे चीजों को अपने में रख लेते हैं तो नए चैप्टर्स को पढ़ने में आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी। तो धीरे धीरे हम लोग करके अपने टर्मिनोलॉजी के स्टॉक को ही बढ़ा रहे हैं। तो सेंटेंस के एक पार्ट में हम लोग ये पढ़ें कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। इससे पहले सेंटेंस में हम लोग पैटर्न पढ़े थे, और सेंटेंस के कुछ काइंड्स को हम लोग और पढ़ेंगे। तो काइंड्स वाले क्लास में एक तो हम लोग ये पढ़ ही चुके हैं, और इसके बाद सेंटेंस के काइंड्स में हम लोग और पढ़ेंगे कि किस तरह से, जैसे आपका सेंटेंस का जो पार्ट्स होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इसके हिसाब से हम लोग करेंगे, और भी सेंटेंस के काइंड्स को तोड़ेंगे। तो उसमें हम लोग पता करेंगे कि सिंपल सेंटेंस किसको बोलेंगे, कंपाउंड सेंटेंस किसको बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसको बोलेंगे, मिक्स्ड सेंटेंस किसको बोलेंगे। तो एक नए पार्ट्स को भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जानकारी लेंगे सिंपल सेंटेंस की, जिसमें हम लोग जानकारी लेंगे कंपाउंड सेंटेंस की, जिसमें हम लोग जानकारी लेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, और जिसमें हम लोग जानकारी लेंगे मिक्स्ड सेंटेंस की। और उस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि फिर हमारा अगला प्रोग्राम क्या होगा, जिसके हिसाब से हम लोग इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।